हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं संविधान का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले संविधान की कुछ वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप उनको शुरू से देख सकते हैं और इसी तरीके से पूरा संविधान कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो वर्गीकरण को अगर हम देखें तो निर्माण या विकास के आधार पर वर्गीकरण पूछे संविधान का, एक है संशोधन के आधार पर अगर पूछे, और एक केंद्र व राज्य के संबंधों के आधार पे। तो किस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो निर्माण और विकास के आधार पे संविधान अगर हम देखें तो निर्माण के आधार पे भारत का संविधान कैसा है, लिखित रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। और विकास के आधार पे अलिखित, तो भारत तो इसमें नहीं है। भारत कैसा है, यानी निर्मित संविधान है भारत का, लिखित है ना। और संशोधन के आधार पे सुगम्य और अनम्य। सुगम्य का मतलब लचीला और कठोर, तो दोनों प्रकृति हैं भारत के संविधान में। और केंद्र राज्य संबंध के आधार पे देखें तो परिसंघात्मक प्रकार का होता है, संघात्मक होता है, और एक होता है एकात्मक। तो यहाँ पे नीचे स्पष्ट जैसे दिखाई दे रहा है कि निर्मित जो संविधान है यानी लिखित संविधान में अमेरिका आता है, भारत आता है। अलिखित वाले में ब्रिटेन आता है। और भारत अगर हम देखें तो लचीला और कठोर दोनों प्रकृति है भारत के संविधान में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भारत का संविधान कैसा है, सुगम्य भी है और अनम्य भी है, यानी कठोर और लचीला दोनों की प्रकृति है। आगे कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं। भारतीय संविधान में निर्माण की प्रकृति का वर्णन है, यानी भारतीय संविधान में लिखा है कि भारतीय संविधान कैसा है इनमें से। आगे अगर हम देखें भारतीय संविधान का निर्माण जो किया गया था, तो उसके लिए संविधान सभा जो बनाई गई थी उसका गठन जुलाई 1946 में आए हुए कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। इसके साथ ही हम कुछ और यहाँ पे पॉइंट अगर हम देखें तो संविधान सभा जो बनी थी उसमें समितियों की अगर हम बात करें तो 8 बड़ी समितियां थीं और कुछ छोटी समितियां थीं, और प्रारूप समिति भी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इस बात की व्याख्या करती है कि यह एक लिखित संविधान है। प्रीम्बिल में इस बात की जानकारी है ना। इसमें संविधान को अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित, आत्मर्पित, ये वाली बातें कही गई हैं। और कब किया गया, ये 26 नवंबर 1949 को। तो अगर आगे बढ़ें तो लिखित एवं विकसित संविधान है क्या, ये ऐसा संविधान जिसका लिखित रूप में कोई प्रावधान नहीं है, यानी अलिखित, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, अलिखित एवं विकसित संविधान। तो ऐसा संविधान जिसका कोई लिखित में प्रावधान नहीं है लेकिन भिन्न प्रकार के नियम हैं व कानून के द्वारा देश के अंदर शासन प्रशासन चलाया जाता है। यानी बहुत सारे नियम कानून हैं उसको चलाने के लिए, उनके द्वारा ये चलता है, जैसे ब्रिटेन देश है। संशोधन के आधार पर अगर हम देखें 2 प्रकार का हो गया, सुनम्य या नम्य बोल दो, और एक अनम्य यानी लचीला और कठोर। तो जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान में सुनम्य अनम्य दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। आगे अगर हम देखें साधारण बहुमत से, जैसे आर्टिकल 4 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4, उसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की जो प्रक्रिया हैं वो साधारण बहुमत से होंगी। मतलब जैसे आर्टिकल 2 में दे रखा है किसी भी बाहरी क्षेत्र का भारत में विलय करना हो, जैसे सिक्किम भारत में विलय हुआ, पहले वह भारत का हिस्सा नहीं था, कब हुआ, 1975 में, तो आर्टिकल 2 से करेंगे। आर्टिकल 3 में लिखा है किसी भी क्षेत्र का नाम बदलना हो, सीमा बदलनी हो, या उसका विस्तार करना हो, या नया राज्य बनाना हो, नया राज्य, तो भी वो आर्टिकल 3 में आता है। और इन दोनों प्रक्रियाओं को करने के लिए, यानी 2 और 3 की जो बातें हैं उनको साधारण बहुमत से किया जाएगा। ऐसा किस में लिखा है, आर्टिकल 4 में लिखा है।
कहने का मतलब ये आर्टिकल 2 की जो बात है वो साधारण बहुमत से होगी, आर्टिकल 3 की जो बात है वो भी साधारण बहुमत से होगी, लेकिन इस बात को लिखा किस में है, वो आर्टिकल 4 में लिखा है। आगे अगर हम बढ़ें तो क्योंकि भारतीय संविधान में साधारण बहुमत, जिसे 2 और 3 व अनुसूची 1 व 2 में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय संविधान लचीला है। यानी ये दोनों आर्टिकल 2 और 3 और इसी के साथ आर्टिकल 4 ये क्या दिखा रहे हैं, भारतीय संविधान की लचीली प्रवृत्ति को दिखा रहे हैं। साधारण बहुमत से कर सकते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है, जैसे कोरम होता है ना, गणपूर्ति कोरम, किसी सदन को चलाने के लिए आवश्यक बहुमत कोरम कहलाता है। आवश्यक सदस्यों की संख्या कोरम कहलाती है। और कोरम कितना होना चाहिए, कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए कोरम, कुल सदस्यों का 1/10। तो अब जिसमें भी जो सदन में उपस्थित हैं उसमें से अगर 50% लोग सहमत हो जाते हैं, 50%, तो वो कहलाएगा साधारण बहुमत, यानी 50% प्लस। तो ये प्रवृत्ति क्या है, साधारण बहुमत से कोई भी कार्य हो रहा है तो ये संविधान के लचीलेपन को दिखा रहा है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो संविधान में एक अनम्यता को दर्शाने वाला गुण कौन सा है, यानी कठोर। भारतीय संविधान कठोर भी है। ये कैसे पता चल रहा है कि संविधान जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से होता है। विशेष बहुमत कुल सदस्यों का 2/3, और एक और संशोधन होता है विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन। यानी इसमें विशेष बहुमत भी होना चाहिए, 2/3 लोग भी शामिल होने चाहिए सदन के, प्लस आधे राज्य भी शामिल होने चाहिए, तब ये मानेंगे इसको विशेष बहुमत में ना। तो ये बहुत ज़्यादा कठोर हो गया। जैसे जीएसटी बिल आया था तो वो भारतीय संविधान की कठोरता को ही दिखा रहा है। आगे अगर हम देखें तो केंद्र व राज्य संबंध के आधार पर संविधान का वर्गीकरण, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो रिलेशन है उनके आधार पर संविधान को अगर हम बांटें तो एक तो परिसंघात्मक, दूसरा संघात्मक और तीसरा एकात्मक। अब होता क्या है परिसंघात्मक, संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, इनको हमें विस्तार से समझना है। जैसे यहाँ पे देखें सबसे पहले परिसंघात्मक। परिसंघात्मक में क्या होगा, वह प्रणाली जिसमें केंद्र सरकार को स्वतंत्र अधिकार ना हो और ना ही उसको महत्व दिया जाए, अर्थात विभिन्न राज्यों के द्वारा मिलकर एक संघ का निर्माण किया जाए और यह सभी राज्य उस संघ का शक्ति प्रदर्शन करें। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक इसमें केंद्र सरकार नहीं होगी और जितने भी राज्य होंगे छोटे छोटे वो सब आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे और वो ही देश को चलाएंगे। सब मिलकर अपने अपने डिसीजन मतलब सुझाव देके सब मिलकर चलाएंगे, इसको बोलते हैं परिसंघात्मक। तो आपको पता है भारत में तो ऐसा है नहीं, भारत में केंद्र सरकार होती है, तो यानी ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है परिसंघात्मक। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या भारत का संविधान परिसंघात्मक है तो गलत। अब अगर हम देखें परिसंघात्मक है क्या, तो परिसंघ अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। विनाशी संघ मतलब इसमें संघ का विनाश हो चुका है, केंद्र सरकार नहीं होती। और अविनाशी राज्य बने हुए हैं, यानी उनका विनाश नहीं हुआ है राज्यों का। तो ये इसका एक हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका जब बना था संयुक्त एक तो यहाँ पे देखें एक यूएसएसआर लिख सकते हैं, हाँ संयुक्त सोवियत संघ। ये कौन सा, संयुक्त सोवियत संघ, ये ऐसे ही बना था। लेकिन बाद में क्या हो गया, इसका रूस यानी यूएसएसआर का विभाजन हो गया 1991 में और 15 नए देश बने जिसमें से एक रूस ही बना था। 15 नए देश बने जिनमें से एक रूस ही बना था। तो ये इसी प्रकार का था। यूरोपीय यूनियन जो बना है, ईयू जिसको बोलते हैं, वो भी इसका उदाहरण है। G20 जो बना है वो भी क्या है, एक इसी का उदाहरण है। राज्य का मतलब यहाँ केवल यही नहीं है कि जो राज्य होता है, राज्य का मतलब शासन करने वाला, प्रतिनिधित्व जो करने वाला है। तो कई देश अगर शामिल हो जाएंगे तो वो भी हम राज्य बोलेंगे, उनको राज्य कहा जाएगा। यानी बहुत सारे देश आपस में मिलके किसी चीज़ को चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो भी हम राज्य बोलेंगे उन देशों को। जैसे G20 में, ग्लोबल 20 में जो देश शामिल हैं वो सब राज्य कहलाएंगे यहाँ पे। तो परिसंघात्मक के उदाहरण हैं ये सब जो यहाँ पे लिखे हैं। इसमें से यूएसएसआर अब नहीं है क्योंकि वो 1991 में विभाजित हो गया और 15 नए देश बन गए।
आगे नोट पॉइंट हम यहाँ पे देखें तो नोट पॉइंट पे अगर हम चर्चा करें, वर्तमान समय में अमेरिका परिसंघ का उदाहरण नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक प्रावधान से राज्यों के अलग होने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यानी अमेरिका जब बना था तो जो अमेरिका के 50 राज्य हैं उनको मिलाकर बना था, लेकिन बाद में क्या प्रावधान कर दिया कि इनमें से अब कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, और वहाँ पे भी एक लीडर है जो पूरे देश को चलाता है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं एक तरीके से केंद्र की पावर है वहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री के यहाँ पास पावर होती है, यानी हमारे देश में ऐसी अमेरिका के पास राष्ट्रपति के पास पावर होती है। जबकि पहले अमेरिका में ये था कि कोई भी राज्य चाहे अपनी स्वेच्छा से इससे बाहर हो सकता है, लेकिन अब कोई नहीं हो सकता है ना, 50 के 50 राज्य मिलकर ही अमेरिका कहलाएंगे। आगे अगर हम देखें संघात्मक संविधान क्या होता है। संघात्मक ऐसा संविधान जिसमें केंद्र व राज्य दोनों को अलग अलग अधिकार प्रदान किए जाएं। तो जैसे भारत में देखो कुछ अधिकार किसके पास हैं, केंद्र सरकार के पास, और कुछ जो है किसके पास हैं, राज्य सरकार के पास, है ना। जैसे हमने पढ़ा हुआ राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो वो यही तो बता रहा है कि केंद्र सरकार के विषय संघ सूची में, राज्य सरकार के विषय राज्य सूची में, और दोनों मिलके भी बना सकते कानून, वो समवर्ती सूची में है। तो कुल मिला के भारत का संविधान कैसा है, संघात्मक संविधान है। अब यहाँ पे हम देखें संघात्मक संविधान के लक्षण क्या हैं। जैसे केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है, जो हमने भी बात किया। जैसे 7वीं अनुसूची है जो उसमें समवर्ती संघ सूची वगैरह है। संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित संविधान है, क्योंकि शक्ति के बंटवारे को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके, राज्य की पावर क्या है, केंद्र सरकार की पावर क्या है, वो सब। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पे नहीं है ना, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। आगे भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। पर अगर और आगे चर्चा करें तो हमें यहाँ पे कुछ और दिखाई देते हैं। जैसे केंद्र राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं। अनुसूची 7 में जो केंद्र और राज्य की सूची का बंटवारा, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जो संघात्मक लक्षण को दर्शाती हैं। स्टेटमेंट देखें, कथन क्या है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान क्या है, संघात्मक। तो जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान जो निर्माता थे, तो उन्होंने खुद कहा कि भारतीय संविधान कैसा है, संघात्मक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्रों को अधिक शक्तिशाली बना देते हैं, लेकिन फिर भी यह संघात्मक है। यानी अंबेडकर जी भी ये मानते हैं कि केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान कैसा है, संघात्मक। संघात्मक का मतलब जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला लक्षण जो है भारतीय संविधान का, क्या भारतीय संविधान एकात्मक है, नहीं। यानी होता क्या है एकात्मक संविधान, जब वास्तविक रूप से शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास हो तब बोलेंगे उसे एकात्मक संविधान, और राज्य सरकार की शक्ति शून्य हो, यानी राज्य सरकार की कोई बात ना चले। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे पुलिस व्यवस्था होती है वो राज्यों के अधीन होती है, तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यों की नहीं चलती। तो राज्यों की भी पावर है, केंद्र सरकार की भी अपनी पावर है, तो एकात्मक तो बिल्कुल भी नहीं है। लक्षण अगर हम देखें एकात्मक के क्या हैं, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अगर की जाए, है ना, तो ये क्या है दिखाता है किस लक्षण को, एकात्मक को ये लक्षण दिखाता है। लेकिन हमें एक पॉइंट ही नहीं देखना, हमें भारतीय संविधान का ऑल ओवर व्यू देखना है। जैसे ये तो दिखा रहा है कि भारतीय संविधान एकात्मक है, केंद्र सरकार ही तो नियुक्त कर रही है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा ही तो नियुक्त किया जा रहा है राज्यपाल राज्य में, लेकिन एक पॉइंट नहीं देखना, हमें ऑल ओवर देखना है ना, पूरा, तब हमें समझ में आता है किस तरीके से बात हो रही है। आगे अन्य पहलुओं पे भी चर्चा करें, जैसे अवशिष्ट सूची जो होती हैं, यानी ऐसी सूची जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, कोई विषय अलग से आ गया तो उसको अवशिष्ट सूची बोलते हैं।
और ये भी कहा गया है कि अवशिष्ट सूची का अगर कोई विषय आएगा तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार को ये पावर दे रहा है। इसका कहने का मतलब ये भी क्या दिखा रहा है? एकात्मक संविधान का लक्षण है ना। तो ये कुछ 2-4 ही ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो अलग अलग लक्षणों को दिखाएंगे। ऑल ओवर भारतीय संविधान कैसा है? हम बोलेंगे लिखित है। उसके बाद हम बोलेंगे लचीला और कठोर दोनों का मिक्सचर है। और संघात्मक है। कैसा है? संघात्मक। तो ये तीनों बातें हमें याद रखनी है। आगे देखें, भारत में एकल नागरिकता, केवल एक देश की मतलब देश के ही नागरिक हैं केवल, है ना, किसी राज्य के नागरिक नहीं है भारत में, का प्रावधान है जो एकात्मक संविधान का लक्षण है। यानी ये भी दिखा रहा है कि राज्यों के नागरिक नहीं है, केवल केंद्र के हैं, मतलब भारत के हैं। तो ये भी एकल नागरिकता मतलब एकात्मक संविधान का ही लक्षण है। स्टेटमेंट अगर हम देखें तो देखो, हमें स्टेटमेंट से पहले थोड़ा याद रखेंगे। जैसे भारतीय संविधान कैसा है? पहला तो लिखित है ना, इस बात को याद रखना, लिखित। दूसरा क्या है? कठोर और लचीला दोनों हैं, कठोर और लचीला दोनों हैं। तीसरा क्या है? भारतीय संविधान संघात्मक। कैसा है? संघात्मक है। तो ये है भारतीय संविधान की विशेषता, रियल, है ना। आगे अगर हम देखें, अंबेडकर जी ने क्या स्टेटमेंट दिया? भारतीय संविधान समय व परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक व संघात्मक दोनों है। सही बात है। कहीं पे तो आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार की पावर है, और कहीं पे आवश्यकता है तो राज्य सरकार की पावर है। तो कहने का मतलब सही है कि भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण रखता है। आगे अगर हम देखें, प्रोफेसर पायली क्या बोलते हैं? तो भारत का संवैधानिक ढांचा संघात्मक है, परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है, ये इनका कहना है। प्रोफेसर डी बसु का क्या कहना है? तो भारतीय संविधान शुद्ध रूप से ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, अर्थात ये दोनों का संयोजन है, ऐसा इनका कहना है। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक से ये क्लियर हो गया होगा कि भारतीय संविधान है कैसा। तो कुछ शब्द याद रखने कि भारतीय संविधान कैसा है? लिखित, पहला तो। दूसरा अगर हम बात करें तो लिखित के साथ साथ कैसा है कि कठोर भी है और लचीला भी है। और तीसरा, भारतीय संविधान संघात्मक है। संघात्मक मतलब केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो आई होप जानकारी आपको समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।